आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर आपका पसंदीदा न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। ट्यूसडे 9 नवंबर की शाम है। मौसम में ठंड की दस्तक है, लेकिन खबरों की दुनिया में माहौल गर्म है। तो कौन सी हैं वो खबरें जिन पर बात करेंगे, चलिए आपको बताते हैं। पिछले हफ्ते कई जगहों से अस्पताल में आग लगने की अफसोसनाक खबरें आईं। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, फिर मध्य प्रदेश में भी एक अस्पताल में आग लगी। जानेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों बार बार अस्पताल आग लगने की घटनाओं से जूझते हैं। एक्सपर्ट से जानेंगे कि इस बारे में गाइडलाइंस क्या हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अस्पताल उन दिशा निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। फिर चलेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनाव की आमद के साथ ही उद्घाटनों का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री आने वाली 16 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की सियासत पुरानी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहले ही एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी पर इल्जाम लगाते रहे हैं कि उनके बनाए हुए एक्सप्रेसवे को बीजेपी अपनी उपलब्धि बताती है। तो हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि पिछले 5 सालों में यूपी में सड़कों के मामले में क्या काम हुआ है और माया अखिलेश की तुलना में कितना काम योगी सरकार ने किया है। उसके बाद करेंगे फिक्र आपकी सांसों की। दिल्ली में जारी एयर पोल्यूशन में आज मामूली कमी दर्ज की गई है। इसकी एक वजह तेज हवाएं भी बताई जा रही हैं और अब जाकर एयर क्वालिटी गुणवत्ता गंभीर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। यानी दिल्ली वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि हवा बहुत खराब है। सुनकर अजीब लगता है ना? तो जानेंगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, पटाखा, पराली या कुछ और आखिर में लेंगे जायजा दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु का, जहां चेन्नई में सैटरडे नाइट और संडे को जबरदस्त बारिश हुई। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2015 के बाद इतनी बारिश पहली बार दर्ज की गई है। क्या हालात हैं वहां, राहत बचाव काम कैसा चल रहा है और क्यों बार बार चेन्नई में ऐसा होता है, जानेंगे चेन्नई में आज तक रेडियो रिपोर्टर अक्षय नाथ से। लेकिन इस सबसे पहले जान लेते हैं आज दिन की बड़ी खबरें हमारी साथी खुशबू से। पंजाब में चन्नी सरकार ने एडवोकेट जनरल को हटाने का फैसला किया है। सिद्धू ने राज्य सरकार के एजी की नियुक्ति को लेकर इस्तीफा दिया था और कहा था कि जब तक नए एजी की नियुक्ति नहीं होती वो पदभार नहीं संभालेंगे। वहीं अब पंजाब के 36,000 कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। साथ ही पंजाब सरकार ने दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाकर 415.59 रुपये करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में आम लोगों की हत्याओं के मद्देनज़र सीआरपीएफ ने 5 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला लिया है। एक हफ्ते के अंदर इन कंपनियों को वहां तैनात कर दिया जाएगा। सीआरपीएफ ने पहले ही जम्मू कश्मीर में 25 कंपनियां भेज रखी हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों की पहचान अशोक राय, सुमित कुमार उर्फ गोपी दिलीप राय और राम सिखल राय के रूप में की गई है। वहीं 6 लोग बीमार हैं। उधर बक्सर के चौसा में भी जहरीली शराब से 2 मौतें की बात सामने आई है। संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत आयोजित करने जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज इसी महापंचायत को लेकर एक ट्वीट में कहा कि लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर की किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता प्रमुख ने म्यांमार के सैन्य नेतृत्व से आग्रह किया है कि बढ़ती असुरक्षा, हिंसा, कोविड-19 साथ ही गिरती अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र देश के 30 लाख लोगों को मानवीय सहायता बिना किसी रोक टोक के उपलब्ध कराई जाए। डॉक्टर अमित मित्रा के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त विभाग का प्रिंसिपल चीफ एडवाइजर नियुक्त किया गया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा और 17 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार T20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा को भारतीय टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है। एक तरफ हम कोरोना, डेंगू और जीका से परेशान हैं, तो वहीं आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि अस्पताल में आग लग गई है। और आपने गौर किया हो तो ये पैंडेमिक की शुरुआत से ही लगातार अस्पतालों में आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे 3-4 तो मैं आपको उंगलियों पर गिनवा सकता हूँ ऐसे मामले। सबसे लेटेस्ट तो कल का ही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया कैंपस के कमला नेहरू अस्पताल के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में आग लगी। 4 बच्चों की मौत हुई, 36 बच्चों को बचा लिया गया। 26 अप्रैल 2021 को इससे पहले गुजरात के सूरत में
आयुष अस्पताल की 5वीं मंजिल पर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। इसमें भी 4 कोविड मरीजों की मौत हो गई थी। 21 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे महाराष्ट्र के डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हुआ। इसे रोकने के लिए मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, जिसकी वजह से वेंटिलेटर के सहारे चल रहे 24 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल एलएनजेपी के आईसीयू में भी आग लगने की खबर आई थी। तो ये हाल है। छोटे छोटे मासूमों और मरीजों को लेकर बड़ी ही उम्मीद के साथ लोग अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन जब उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जाहिर है उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि फायर सेफ्टी होने के बावजूद क्यों अस्पतालों में आग की घटनाएं होती हैं? क्या इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? पूछा मैंने उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर शुचिन बजाज से। देखिए जमशेद जी, अनफॉर्चुनेटली हम लोग कभी चेक नहीं करते जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कि वहाँ पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जा रहा है या नहीं। हॉस्पिटल में तो स्पेशली हम लोग जब जाते हैं तो ज़्यादातर इमरजेंसी में जाते हैं या बीमारी की स्थिति में जाते हैं, तो वहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स आई थिंक इज़ द लास्ट थिंग ऑन आवर माइंड की है कि नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हम बार बार देखते हैं, हॉस्पिटल्स एक हाई पोटेंशियल जगह है जहाँ पर बड़ी आग लग सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स बहुत सारे कंबस्टिबल मटेरियल्स को स्टॉक करके रखते हैं, जैसे केमिकल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, सर्जिकल इक्विपमेंट जिसमें कॉटरी वगैरह, और साथ ही में ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में एक अंदर ही कैंटीन, किचन वगैरह सब कुछ होता है जिसमें काफ़ी आग का इस्तेमाल होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर छोटी सी भी चिंगारी लगती है तो वो उसको बड़ी आग बनते हुए वक्त नहीं लगता, और हमने ये देखा है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंसिडेंट्स में। आमरी हॉस्पिटल कलकत्ता में जो आग लगी थी 2011 में, सबसे ख़राब सबसे बड़ा हादसा था, करीब 95 लोगों की जान गई थी उसमें। और अब लेटेस्ट हमने देखा है कोविड हॉस्पिटल में आग लगी है। जो कोविड हॉस्पिटल में स्पेशली आग लगना ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि हर कोविड मरीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और बहुत सारा ऑक्सीजन वहाँ चल रहा होता है आईसीयूज़ में और बच्चों के आईसीयूज़ में। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आग लगने के कारण भी यही है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। वेंटिलेटर बड़ी बड़ी साथ में काम कर रही होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल लोड का ध्यान देते हुए लगाई जाएं या ना लगाई जाएं, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर हम ज़्यादा ओवरलोड कर देते हैं उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बड़ी बड़ी मशीन्स लगा के, तो वहाँ स्पार्किंग होना एक बहुत कॉमन इंसिडेंट है। तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स और फायर सेफ्टी ऑडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट। NABH और WHO दिल्ली डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ये बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं इस पर। दिल्ली में हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से नर्सिंग होम एसोसिएशंस, फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का आपस में बहुत सारा बैक एंड फोर्थ चल रहा है लाइसेंस कैंसिलेशन पर। अभी गुजरात के एक हॉस्पिटल का भी लाइसेंस कैंसिल किया गया था हाई कोर्ट द्वारा कि उन्होंने ये कहा था कि एसेंशियल सर्विसेज का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को जान के ख़तरे में डालें फायर सेफ्टी ना रखते हुए। डॉक्टर साहब, अस्पताल में सबसे वॉलेटाइल जगह कौन सी है जहां आग लगने के खतरे सबसे ज़्यादा होते हैं, और इस बारे में WHO की गाइडलाइंस क्या कहती हैं? देखिए, अस्पताल में सबसे जो वॉलेटाइल जगह और सबसे रिस्की जगह हैं वो डेफिनेटली 3-4 जगह हैं जो सबसे ज़्यादा होती हैं। आईसीयूज़ इसलिए 3-4 कारणों की वजह से। सबसे पहले इसलिए क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का बहुत सर्कुलेशन होता है, और जैसा हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो हाईली फ्लेमेबल है। ज़रा सी चिंगारी भी अगर वो पकड़ ले तो बहुत तेज़ आग लग सकती है। सेकंड इसलिए भी हाई रिस्क क्योंकि अगर आग लगती है बाकी किसी वार्ड में तो मरीज़ उठ के अपने आप ही बाहर जा सकते हैं ज़्यादातर, या उनको उनके अटेंडेंट्स रिश्तेदार आसपास होते हैं वो ले जा सकते हैं। तो इसलिए जान का नुकसान नहीं होता है, सिर्फ माल का नुकसान होता है, और वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं मानते हम कोई भी। अगर किसी को भी चोट ना लगे तो आग को छोटा इंसिडेंट ही कंसिडर किया जाता है। लेकिन आईसीयू में ज़्यादातर मरीज़ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ लोग वेंटिलेटर पे होते हैं, कुछ लोग इस स्थिति में नहीं होते कि होश में हो या उठ सकें बिस्तर से, और उनके साथ उनके रिश्तेदार भी नहीं होते, ज़्यादा अटेंडेंट्स भी नहीं होते, स्टाफ लिमिटेड होता है। तो उस सिचुएशन में उनको रेस्क्यू और इवैक्यूएट करना कई बार मुश्किल होता है, और इसीलिए
ऐसे इंसिडेंट्स में जहाँ छोटे बच्चे आईसीयू में हैं या जहाँ एडल्ट आईसीयू में वेंटिलेटर है, उनकी जान को नुकसान ज़्यादा होता है और इसीलिए ये हैं इन आगों को। तो ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया है। सेकंड क्रिटिकल एरिया हॉस्पिटल की किचन और कैंटीन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आग का इस्तेमाल होता है। एक जेफरसन हॉस्पिटल में स्टडी हुई थी यूएस में, जहाँ दिखाया गया था कि कुकिंग 65% आग का कारण था हॉस्पिटल्स के अंदर। जो जितनी भी हॉस्पिटल्स में आग लगी उसमें 65% आग कुकिंग की वजह से लगी थी। तो ये कुछ क्रिटिकल एरियाज़ हैं। ऑपरेशन थिएटर्स बहुत क्रिटिकल हैं क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी गैसेस केमिकल स्टॉक किए जाते हैं। WHO गाइडलाइंस और NABH गाइडलाइंस काफ़ी क्लियर हैं इसके लिए। इसमें रेस को फॉलो करना है हमें गाइडलाइंस के हिसाब से। सबसे पहले आप मरीज़ को रेस्क्यू कीजिए, उसकी जान बचाइए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड, अलार्म रेस करिए, शोर मचाइए या कोड रेड डिक्लेयर कीजिए, या अगर फायर अलार्म वहाँ बटन है तो वो दबाइए, जिससे कि बाकी लोगों को भी पता चले और वो आपकी मदद कर सकें। तीसरा, आग को कन्फाइन करिए छोटे से छोटे एरिया में जितना पॉसिबल हो। अगर फायर डोर्स हैं तो उनका इस्तेमाल करें या जो भी आप यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी में आग को एक्सटिंग्विश करें और अपने आप को और बाकी सब मरीजों को इवैक्यूएट करिए वहाँ से। तो ये रेस का जो नॉर्म्स हैं ये काफ़ी क्लियरली बताए गए हैं। फायर ट्रेनिंग्स काफ़ी क्लियरली डिफाइन की गई हैं और उनके तौर तरीके भी पूरे डिटेल में बताए गए हैं। फायर ऑडिट्स के पूरे एग्जैक्ट पैरामीटर्स हैं हर फायर डिपार्टमेंट के पास, कि कितने स्प्रिंकलर्स होने चाहिए, कितनी लंबी पाइप्स होनी चाहिए, कितने स्मोक अलार्म्स होने चाहिए हर हॉस्पिटल में, हर बिल्डिंग में। तो ये सब चीज़ों का काफ़ी क्लियर डेफिनेशन है। अनफॉर्चुनेटली इसका फॉलोइंग उतना नहीं है अभी और उतना एग्जीक्यूशन नहीं है, उतनी स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट्स एंड फायर डिपार्टमेंट्स इन्फोर्स नहीं करते हैं। ये थे डॉक्टर सुचिन बजाज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाति धर्म की आड़ में चुनाव तो लड़े जाते रहे, लेकिन चुनावी वायदे जब रोटी कपड़ा मकान से थोड़ा आगे बढ़े तो बिजली पानी और सड़क पर आकर अटके। विकास और उसके भी एक मेजर हिस्से की जब भी बात हुई, चाहे बिहार में नीतीश कुमार की या केंद्र में नितिन गडकरी की, सड़क और हाईवे बनाने को लेकर उनकी खूब पीठ थपथपाई गई। चुनाव में कभी इसका फायदा लोगों को मिला भी तो कभी नहीं भी मिला। उत्तर प्रदेश की सियासत इस एजेंडे का खूब इस्तेमाल करती रही है। सड़क और हाईवे से जरा आगे यहां कहानी गढ़ी गई एक्सप्रेसवे की शक्ल में। मायावती से शुरू होकर वाया अखिलेश और अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाकर इसको चुनाव में भुनाना चाहते हैं। सूबे में 10 साल पहले तक सिर्फ एक यमुना एक्सप्रेसवे था, मायावती के शासनकाल में बना था ये। फिर साल 2012 में अखिलेश यादव सत्ता में आए तो उन्होंने लखनऊ से आगरा के बीच करीब 300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया। अब योगी सरकार अगले 2 महीने में 2 एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रही है। वहीं एक एक्सप्रेसवे की वो आधारशिला भी रखेगी। इसी कड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को करेंगे। लेकिन एक्सप्रेसवे की इस लंबी चौड़ी सियासत के जरिए बीजेपी कहां पहुंचने की चाह रखती है और इसके क्या स्टेजेस हैं, पूछा मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने पढ़ने वाले सीनियर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट समीरात्मज मिश्र से। पहली बात तो ये कि एक्सप्रेसवे जो बन रहे हैं और विकास के लिए सरकार को पूरा एक क्लियर कट मेजॉरिटी मिली, तो 5 साल में सरकार को कुछ दिखाना है कि उसने काम किया है। और 3 एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, शुरुआत की गई, बन भी रहा है और उद्घाटन अब होने भी जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का होगा, उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन होना है। हमको लग रहा है कि दिसंबर में ही तक में शायद ये प्लान कर रहे होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे भी काम चल रहा है और अक्सर सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं, उसमें जोर शोर से अक्सर वो तस्वीरें भेजी जाती है कि कार्य बड़ी तेजी से प्रगति पर है। और एक्सप्रेसवे या सड़कों का काम ऐसा होता है कि जो दिखाई पड़ता है, उन कामों में है सरकार के जो कि साफ आपको दिख रहा है। इससे इनको फायदा क्या होगा? तो एक बात जो मुझे समझ में आती है कि बीजेपी उस तरह से लड़ाई लड़ रही है, उसको मालूम है कि एक्सप्रेसवे को बनाने का उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल जाएगा। पहले की सरकारों को भी नहीं मिल गया। गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का दावा नारा बीजेपी ने शुरू से ही दिया था। ये अलग बात है कि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं और गड्ढे सड़कों पर अभी भी है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन मुख्य सड़कों को काफी ज्यादा
उनका सुंदरीकरण करने की कोशिश की गई है। तो ये उनको मालूम है कि हमको उससे वोट मिले या ना मिले, लेकिन लोगों को जब विकास के कार्य बताए जाएंगे तो विकास के कार्यों में एक्सप्रेसवे या सड़कों का निर्माण एक ऐसी चीज होती है कि जो दिखाई पड़ती है। तो इसलिए वो उस पर काम कर रहे हैं, तेजी दिखा रहे हैं और जल्दी जल्दी, चूंकि उन्होंने शिलान्यास किया हुआ है तो उद्घाटन भी उसका कोशिश कर रहे हैं कि कर लिया जाए। लेकिन एक इसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पिछली सरकार ने भी, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी जब एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, 22 महीने का टारगेट रखा गया था, जो लखनऊ और आगरा के बीच का एक्सप्रेसवे है, 320 किलोमीटर करीब लंबा, और लेकिन बनने में उसको करीब 3 साल लग गए थे। लेकिन अच्छा एक्सप्रेसवे बना था और बड़े जोर शोर से प्रचारित किया गया था। उसको काउंटर करने के लिए, चूंकि अब उससे बेहतर अगर आप देंगे तभी आप उसको काउंटर कर पाएंगे, तो इनको ये था कि अगर आप उसके विकास के नाम पर वो बना है तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास उससे अच्छी और उससे ज्यादा चीजें होनी चाहिए, तो वो देख करके ये लाए हुए हैं। लेकिन राजनीतिक फायदे की बात अगर हम पूर्वांचल में भी देखें तो ना तो पिछली सरकार में उधर कोई एक्सप्रेसवे या बड़ी सड़कें तो बनी थी, लेकिन एक्सप्रेसवे नहीं बना था। तो राजनीतिक लाभ की दृष्टि से इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना मुझे लगता है कि विकास के काम को दिखाने का इंपॉर्टेंस है। समीरात्मक जी, जैसा आप कह भी रहे थे और यह हकीकत भी है कि मायावती और अखिलेश का तो ये एक्सप्रेसवे सत्ता की मंजिल पर नहीं पहुंचा, लेकिन योगी का पूरा जोर इस मिथक को तोड़ने पर है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो जरिया है एक्सप्रेसवे नाम का, वो चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त है या ये काफी नहीं है? अगर मिथकों से जोड़ करके देखें, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा वाला मिथक एक तोड़ ही चुके हैं कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं होता या उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है। तो एक अगर ये दोबारा लौट करके आते हैं तो ये भी एक मिथक टूट जाएगा कि एक्सप्रेसवे बनाने वाले मुख्यमंत्री चुनाव जीत करके दोबारा नहीं आते। खैर, वो चुनाव जीतने के बाद की बात है। जो विकास के मुद्दे को लेकर के, और आपने कहा कि जो अन्य मुद्दे हैं कि जनता विकास के मुद्दे को कैसे वो सेकेंडरी कर देती है, तो मुझे लगता है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर एक उदाहरण देखा जाए कि दिल्ली में आपने देखा होगा कि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी, पूरा सड़कों का, फ्लाईओवर का उन्होंने जाल बिछा दिया था। 3 बार वो चुनाव जीती भी और 3 बार वो चीफ मिनिस्टर रही, लेकिन उसके बाद पब्लिक ने उनके विकास कार्यों के बजाय दूसरे मुद्दे थे, यानी जो विपक्षी पार्टियां उठा रही थी, वो मुद्दे कहीं ज्यादा हावी हो गए। उसी तरीके से अब एक्सप्रेसवे तो बन रहे हैं, लेकिन ये चुनावी मुद्दा केवल इस हद तक रहेंगे कि आप अपने विकास कार्यों को दिखा दें। उनको भी ये पूरा भरोसा है कि अकेले इस चीज से वो चुनाव जीतने वाले नहीं। आपने देखा कि मुख्यमंत्री जो कैराना में भाषण दे रहे हैं, उसके अलावा आज भी भाषण दिया इसे, या फिर लगातार वो जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो भाषण देंगे तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि जो किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और मुसलमानों की एकता बनी हुई है वो किसी तरीके से बिखर जाए, क्योंकि इसी एकता को तोड़ करके उन्होंने 2017 से लेकर के और उसके बाद 2014 के बाद 14 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, वहां उन्होंने फायदा लिया है। अगर 2022 में उनको मालूम है कि अगर वो एकता फिर से बनी रह गई तो निश्चित तौर पर उनको नुकसान होगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भाषण दिया है, तो सोशल मीडिया पर भी और जगहों पर भी राजनीतिक विश्लेषक भी ये कह रहे हैं कि ऐसे भाषण मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री को मालूम है कि अगर उनको चुनाव जीतना है तो उनको यही भाषण देना पड़ेगा। तब लोग एक्सप्रेसवे देख करके नहीं आएंगे, तो लोग कहेंगे कि भाई एक्सप्रेसवे तो अखिलेश यादव ने भी बनवा दिया था और आपसे कहीं ज्यादा अच्छा बनवा दिया था। एक्सप्रेसवे तो सबसे पहले तो मायावती ने बनवाया, तो अगर एक्सप्रेसवे को पैमाना रखा जाए तो चुनाव में तो सबसे पहले फिर मायावती का हक बनता है। तो ये चीज उनको मालूम है और ये चीज लोगों को भी मालूम है, लेकिन चूंकि सरकार को 5 साल का पूर्ण बहुमत मिला है तो उसको विकास के काम दिखाने हैं। लोग केवल यही नहीं देखेंगे कि आप कैराना में क्या भाषण दे करके आए हैं, उसी पे आपको दे देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके विकास कार्यों को भी देखना चाहते हैं। तो इसलिए उतना वो राजनीतिक लाभ भले न दे, लेकिन ये मजबूरी है कि अपने कार्यकाल के प्रदर्शन को आपको दिखाना है तो एक्सप्रेसवे और इस तरह के जो निर्माण कार्य हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे। आप सुन रहे थे सीनियर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट समीरात्मज मिश्र को। प्रदूषण की समस्या न भारत के लिए नई है और न ही दुनिया के लिए। कई देशों में इससे निजात पाने के लिए जनता प्रोटेस्ट कर रही है। अभी कल खबर थी कि अमेरिका में इसको लेकर कई प्रोटेस्ट चल रहे हैं। भारत में इसको लेकर बहस अलग चलती है और फिर 2 धड़ों में बंट जाती है। चिंतित सब दिखते हैं पर जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। कोई कहता है पराली का जलना प्रदूषण बढ़ाता है, कोई कहता है आतिशबाजी बंद हो तो प्रदूषण कम हो।
फिर कोई एजेंसियों पर हमला करता है। जाहिर है कि जिम्मेदार तो तीनों है प्रदूषण के लिए, पर गुटबंदी जो होती है वो बहस को सकारात्मक अंत नहीं दे पाती। कोर्ट का ऑर्डर तो था कि पराली ना जले, आतिशबाजी ना हो, पर माना कितना गया वो दिल्ली ने बीते दिनों देखा, दिल्ली का पूरे देश ने देखा। आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से सांस की भी समस्याएं लोगों में बढ़ी हैं और फिर मौतें भी। पर बात वहीं खत्म हो जाती है कि जिम्मेदारी किसकी और कारण क्या। हमने इंडिया टुडे के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के हमारे सहयोगी दीपू राय से बात की और उनसे पूछा कि आंकड़े क्या कह रहे हैं बढ़े हुए प्रदूषण के कारणों को लेकर। मतलब स्टबल बर्निंग ही जिम्मेदार है या पटाखों का भी रोल रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसको टेस्ट करने के लिए डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने दोनों पैरामीटर्स लिए। एक तो ये लिया कि PM 2.5 का लेवल क्या रहा दिल्ली में, स्पेसिफिकली उसके लिए भी एक सेंट्रली लोकेटेड जगह की मॉनिटरिंग स्टेशन को जो यूएस एम्बेसी है तो वहाँ का लिया, वहाँ के PM 2.5 के पैरामीटर को लिया। और दूसरा ये कि पंजाब और हरियाणा के जो स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स हैं उनको लिया और उनकी मैपिंग की, नंबर्स और मैपिंग दोनों की। उनका लोकेशन क्या था जहाँ पे स्टबल बर्निंग हो रही थी और वो नंबर टोटल में कितने थे। तो इन तीनों पैरामीटर्स को, तीनों चीजों को कंपेयर किया। तो ये दोनों पैटर्न कैसे बढ़ा, स्पेशली दिवाली, प्री दिवाली, दिवाली और पोस्ट दिवाली, क्योंकि विंड डायरेक्शन भी जनरली नॉर्थ और जो वेस्ट की है वो टुवर्ड्स दिल्ली या नॉर्दर्न इंडिया के जो और डाउन स्ट्रीम प्लेन है उनकी ओर जाती है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि इसके लिए मोस्टली, क्योंकि ऐसा हुआ कि 2016 में और अभी 2021 की जो दिवाली थी ऑलमोस्ट उसी समय जो स्टबल बर्निंग थी वो अपने पीक पर पहुंच गई और वो नतीजा रहा कि दिल्ली का वेदर वाकई बहुत खराब होने लगा। और ऐसा नहीं है 2-3 दिन तक रहा, क्योंकि वो अचानक नहीं खत्म होता है। नो डाउट फायर क्रैकर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जरूर है, लेकिन उन्होंने उसमें एड अप कर दिया। और तो इसीलिए आपने देखा होगा कि डे आफ्टर दिवाली मॉर्निंग में सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। तो उसका एक रीजन कोई ऐसा नहीं केवल स्टबल बर्निंग, लेकिन स्टबल बर्निंग का जो शेयर था वो बहुत हाई था कंपेयर टू फायर क्रैकर के। लेकिन फायर क्रैकर कोई बहुत अच्छा काम किया हो ऐसा नहीं है, उसने भी एड ऑन किया इसको। तो कुल मिलाकर के फाइनली दिल्ली के लोगों को 3 दिन तक, 4 दिन तक, और अभी भी सिचुएशन ऐसा नहीं कि बहुत बेटर है, लेकिन वो 3 और 4 दिन जो पोस्ट दिल्ली के रहे हैं अभी तक वो बात काफी क्रूशियल हो गई, स्पेशली पोस्ट दिवाली के दिन। दीपू जी, वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के आंकड़े क्या कह रहे हैं? हालात कितने गंभीर हैं? देखिए, आज जो एक स्टडी आई थी लास्ट ईयर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी बताई थी करीब 54,000 के पास अकेले दिल्ली में केवल एयर पोल्यूशन से लोगों की जो है एक तरह से डेथ हुई। तो ये एक मेजर, और उसके अलावा भी बहुत ही प्री मेच्योर जो बच्चे होते हैं या प्री मेच्योर जो एक तरह से कहा जाए छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा घातक जानलेवा साबित होता है, क्योंकि वो उतना ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते और जो करते भी हैं वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड होता है। और स्पेशली जो दिल्ली से नीचे जब आप डाउन स्ट्रीम यानी कि पूरा बेल्ट देखेंगे, तो जिस तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानसून के लिए हिमालय जिम्मेदार है, तो उसी तरह से पोल्यूशन का जो क्लाउड है एक तरह से आप देखेंगे तो वो ठीक हिमालय के नीचे नीचे साथ लगे जितने भी स्टेट हैं, दिल्ली से शुरू होता हुआ दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और एक पूरी एक तरह से धुआं पसरा रहता है। अगर आप सैटेलाइट के जो मैप्स हैं उसको आप देखेंगे, और वो पोल्यूशन का मैप जनरली होता है। और सबसे ज्यादा चूंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वो लो स्ट्रीम एरिया है, तो वहां पे इसका ज्यादा असर होता है, स्पेशली हेल्थ को लेकर के। तो इसलिए ये बार बार ये रिपोर्ट्स आती है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो ग्लोबली माना है कि सबसे ज्यादा जो सेकेंडरी जो मौत होती है ग्लोबली वो एयर पोल्यूशन से होती है, और आउटडोर एयर पोल्यूशन से। और ये एक जीता जागता एग्जांपल है। ये अक्टूबर और नवंबर और इवन दिसंबर का मंथ, लेकिन अक्टूबर नवंबर ज्यादा होता है क्योंकि जो खरीफ का सीजन होता है वो खत्म हो रहा था और किसान उसको लिए जगह जगह जलाते रहते हैं, हरियाणा और पंजाब और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के पार्ट हैं वहां पे भी। तो ये एक एक्यूमुलेशन हो जाता है, और उसी में जो फायर क्रैकर्स हैं वो थोड़े समय के लिए वो भी अपना योगदान दे देते हैं इस पोल्यूशन में। तो अब ये एक पॉलिटिकल डिबेट से अलग हट कर देखें हेल्थ वाइज, तो नो डाउट ये सबसे ज्यादा घातक समय होता है, स्पेशली
ऐसे लोगों के लिए जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज के चांसेस होते हैं, और या जो ज्यादा वल्नरेबल बच्चे होते हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपू राय। तो जैसा कि आपने सुना, पटाखे तो हैं ही अपनी अलग भूमिका निभाते प्रदूषण में, लेकिन पराली भी एक वजह है और बड़ी वजह है जिसे साइडलाइन नहीं किया जा सकता। और हाँ, इस प्रदूषण में बच्चों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अब WHO और यूनिसेफ ने भी कह दिया है कि बच्चे एयर पोल्यूशन के ज्यादा रिस्क पर हैं। और अब बात करते हैं चेन्नई की, जहां साल 2015 के बाद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ बारिश से हालात खराब हो गए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सड़कों पर पानी है, कई घर आधे डूब गए हैं, बिजली गुल है और रोजमर्रा की जरूरतों की जो दुकानें हैं वो ठप पड़ी हुई हैं। शनिवार की रात और रविवार की सुबह 24 घंटे के अंदर 24.6 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। टी नगर, व्यासारपदी, अद्यार, वेलाचिरी, रोयापेट्टा और माइलापोर में बाढ़ के हालात बन गए। राहत कार्यों के लिए NDRF की 4 टीमें तमिलनाडु भेजी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन से बात की और केंद्र सरकार की ओर से मदद का आश्वासन भी दिया। मौसम विभाग के उप निदेशक S. बालाचंद्रन ने कहा कि अभी तक सबसे ज्यादा यानी 45 सेंटीमीटर बारिश 1976 में हुई थी। उसके बाद 1985 में चेन्नई में 2 अलग अलग दिनों में 23 और 33 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। 6 साल पहले 2015 में शहर में 25 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, जिसका रिकॉर्ड इस बार टूटा है। फिलहाल शहर में लगभग इतनी ही बारिश हो चुकी है। तो क्या है मौजूदा हालात और इस बारे में प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, जानने के लिए मैंने बात की चेन्नई में आज तक रेडियो रिपोर्टर अक्षय नाथ से। 2015 के बाद चेन्नई में सबसे बड़ा बारिश एक ही दिन में संडे को देखा था। उस टाइम को चेन्नई सिटी में लगभग 21 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ था। तो उसके वजह से कई सारे जगह पे वाटर लॉगिंग या लोकल फ्लडिंग हो गई है और वहां से पानी को बाहर निकालने में बहुत ही डिफिकल्टी हो रहा है चेन्नई सिटी में, क्योंकि बारिश कम हो रहा है पर फिर भी कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रही है कई सारे जगह पे। तो इसके वजह से सॉइल का जो मॉइस्चराइजिंग कंटेंट है वो तो बहुत ही हाई है और पिछले साल जैसी नहीं है। इस साल थ्रू आउट द ईयर चेन्नई और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश हो रही थी, तो इसके वजह से वहां से भी पानी वापस जहाँ पे शहर है वहां पे आ जा रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स देखें तो यहाँ पे 507 मोटर पंप्स को डिप्लॉय किया है ताकि जहाँ पे भी पानी भरा हुआ है वहां से पानी निकालने के लिए कोशिश हो रही है। तो उसके अलावा जो अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए फूड, मेडिसिन, शेल्टर, ये सारी चीजें गवर्नमेंट दे रहा है। पर ये सारी चीजें कम है क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी शुरू हुआ है और हम देख रहे हैं कि चेन्नई सिटी जो इंडिया में एक मेट्रोपॉलिटन है, वहाँ पे इस टाइम पे ही जब नॉर्थ ईस्ट मानसून शुरू हुआ है उस टाइम पे भी कई सारी जगह में फ्लडिंग हो रहा है। प्लस हाईकोर्ट ने भी बहुत ही हार्ड से चेन्नई कॉर्पोरेशन के ऊपर सवाल उठाए हैं, जैसे कि क्या कर रहे थे चेन्नई कॉर्पोरेशन पिछले 5 साल। ये सारे सवाल चेन्नई कॉर्पोरेशन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने खुद पूछा है और सुमोटो केस भी लेने के लिए चिंता कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों के लिए बहुत ही तकलीफ हो रही है। अगर BMC जो गवर्नमेंट है अभी तमिलनाडु पे, वो सिर्फ 6 मंथ का ही होल्ड है, तो इसके पहले जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब को कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर रहे थे उस टाइम पे AIADM की गवर्नमेंट पिछले 10 साल से। अक्षय, चेन्नई में इससे पहले भी बारिश के बाद जबरदस्त वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सामने आई थी। क्या वजह है कि बार बार चेन्नई में ऐसे हालात बनते हैं? उसके लिए कई सारी चीजें हैं। एक चीज है कि इनकी जियोग्राफिकल सेटअप। चेन्नई एक शोर सिटी है, इसकी मतलब है कि उसके पास ही सी है, तो उसकी वजह से कई सारे तकलीफ होते रहते हैं। दूसरा चीज है कि कई सारे जगह पे एंक्रोचमेंट हो रहा है, जहाँ पे आपके वाटर टैंक या रिजर्वॉयर्स या वाटर के बेसिन जो होता है वहाँ पे अगर लोग कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करते हैं या रहने के लिए शुरू कर देते हैं, जब बारिश तेजी से हो रहा है जनरली ज्योग्राफिकली जहाँ पे स्लोप है या लो लाइंग एरिया है वहाँ पे पानी जाके भर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि कोलत्तूर या वेलचेरी
या जहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अभी भी पानी भरा हुआ है, ये सारे जगह लो लाइंग एरियाज हैं। तो जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन इलीगली हुआ है, नहीं तो गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो लो लाइंग एरियाज में जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन है वो दूसरा चीज है। और तीसरी चीज ये है कि तमिलनाडु में राउंड द क्लॉक या राउंड द ईयर रेनफॉल नहीं होता है। सिर्फ 2 महीने या 3 महीने की बारिश तमिलनाडु में होता है। पर इस साल हमने देखा है कि लगभग जून मई से लेके कंटिन्यूसली हर एक महीना रेनफॉल हो रहा था। तो उसकी वजह से यहाँ के जो सारे रिजर्वॉयर्स है, टैंक्स है, वो सारी चीजें फुल या ब्रिम स्टेज में हो गया है, फुल कैपेसिटी में है। और फिर से मैं बोल रही हूँ, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पे सिर्फ शुरू हुआ है। इसके मतलब है लगभग 1.5 मंथ और बारिश होने के चांसेस हाई है। और लो डिप्रेशन अभी बे ऑफ बंगाल में हो रहा है, और 11th, 12th, 13th ये तीनों दिनों के लिए भी वार्निंग है चेन्नई और बाकी उनके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है तमिलनाडु और उनके सारी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मामले की जानकारी देने के लिए अक्षय नाथ। तो सामाइन खिरामा खबरों के गुलिस्तान से गुजरते हुए हम हालात हाजिरा का जायजा लेते हुए तशरीफ ला चुके हैं पॉडकास्ट के अंजाम खास तक। घबराइए मत, उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज है उर्दू डे। 9 नवंबर को हर साल उर्दू डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा लिखने वाले मशहूर शायर अल्लामा इकबाल की बर्थडे के दिन। तो पॉडकास्ट के अंत में सुनाऊंगा कुछ अल्लामा इकबाल के अशार, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप हमें बताइए कि आपको दिन भर कैसा लगता है। क्या आपके पास कोई सजेशन है जिससे हम इसे और बेहतर कर सकें? क्या आज तक रेडियो के किसी और पॉडकास्ट के बारे में आपकी कोई राय है? अगर हाँ तो उठाइए अपना फोन और व्हाट्सएप के जरिए अपनी बात रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए। हमारा नंबर है 9953323303। नंबर एक बार फिर 9953323303। इस पॉडकास्ट के प्रोड्यूसर थी खुशबू और साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अब इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, नशेमंद यानी कि घर घरौंदा। अगर खो गया एक नशेमंद तो क्या गम, मकामाते आहों फुगा और भी हैं, यानी रोने की सिसकने की जगह और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, शाही यानी बाज। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमानो मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे रास्ता और भी हैं। अल्लामा इकबाल। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।